गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th के विद्यार्थी, आज की सिविक्स की क्लास के तहत आप लोगों को जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो चैप्टर है उसके तहत जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है देश के एकीकरण की, और उस देश के एकीकरण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, उसमें आप लोगों को कल बताया गया था। हमने आपको बताया था कल जूनागढ़ का विलय, कि जूनागढ़ को भारतीय संघ में किस तरीके से जूनागढ़ का क्या किया गया, विलय किया गया। तो आज की क्लास के तहत हम लोग पढ़ेंगे कि जो हैदराबाद देशी रियासत भारत संघ में 47 के बाद बनी रही, उसका भारतीय संघ में किस तरीके से विलय किया गया। चूँकि अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि तत्कालीन जो भारत के केंद्र में हम कह सकते हैं कि हैदराबाद नामक एक विशाल राज्य स्थित था। मतलब ध्यान दीजिएगा, एकदम जो इंडिया है, इंडिया के सेंटर में ही अप्रॉक्सीमेट था। उस समय हैदराबाद की जनसंख्या, मतलब कब 48 की बात हो रही है, लगभग 1,40,00,000 थी, जिसमें 85% क्या थे, हिंदू। हैदराबाद का नरेश निज़ाम उस्मान अली खान था। हैदराबाद का नरेश कौन था? नरेश निज़ाम उस्मान अली खान, याद रखिएगा। और उसका ब्रिटिश राज के साथ सदैव एक विशेष संबंध रहा। अब अंग्रेजों ने हैदराबाद को आधिपत्य का दर्जा देने की से मना कर दिया। मतलब जो हैदराबाद था, अब कह दिया अंग्रेजों ने हैदराबाद को आधिपत्य का दर्जा देने से मना कर दिया। तब निज़ाम ने मुसलमान उग्रवादी कासिम रिजवी के प्रभाव में आकर स्वतंत्रता प्राप्त की ठान ली। भारत तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अभी हैदराबाद स्वतंत्र नहीं हुआ था। बात यहाँ पर आई, हैदराबाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब पटेल को यह विश्वास था कि हैदराबाद सहयोग के लिए पाकिस्तान पर आश्रित है और भविष्य में यह सदैव भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा बना रहेगा। क्योंकि आप लोगों को बार बार बताया कि 47 में की स्वतंत्रता अधिनियम में एक चीज़ बताया गया, जहां 2 डोमिनियन स्टेट बने, उसी में इसका भी जिक्र किया गया था कि जो स्वतंत्र देशी रियासतें हैं, यदि भारतीय संघ में विलय ना करना चाहें तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इसी का परिणाम था कि जैसे जूनागढ़ और हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है, मणिपुर, कई देशी रियासतें हैं, तो सबको आपको अलग अलग पढ़ना है। अब देखिए, चूँकि उस समय तत्कालीन भारत के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ऊपर ये जिम्मा था कि भारतीय संघ को एक अखंड भारत का दर्जा प्रदान कराएं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, पटेल का यह भी विश्वास था कि भारत की एकता के लिए भारत के साथ हैदराबाद का होना अति आवश्यक है, परंतु वे लॉर्ड माउंटबेटन की इस बात से सहमत थे कि शक्ति का तुरंत प्रयोग न किया जाए। इसलिए निष्क्रिय शांत समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार का समझौता किसी अन्य नरेश के साथ नहीं हुआ था। मतलब जिस प्रकार से निष्क्रिय शांत समझौता हैदराबाद के साथ हुआ था, वैसा किसी नरेश के साथ नहीं हुआ था, जिसमें भारत में सम्मिलित होने का आश्वासन हो। फिर भी पटेल चाहते थे कि हैदराबाद यह अवश्य आश्वासन दे कि पाकिस्तान के साथ सम्मिलित नहीं होगा। माउंटबेटन तथा भारत के एजेंट के.एम. मुंशी ने निज़ाम के दूत के साथ वार्तालाप की। एजेंट मतलब बीच में, मतलब जैसे समझौता करने वाले, जिसे सांदूत भी कह सकते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे के द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों से सहमत नहीं थे और निज़ाम ने भारत पर अवरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ भारत ने निज़ाम पर यह आरोप लगाया कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ हथियार प्राप्त कर रहा है और निज़ाम रिजवी के रजाकार लड़ाकुओं को हिंदुओं को डराने तथा भारत के गांव पर प्रहार करने की छूट दे रहा है।
अब लड़ाके का मतलब क्या होता है, जो उसकी सेना थी उसका नाम रखा गया था राजाकार लड़ाकू, मतलब जो रियासतों की सेना होती थी, जैसे टैक्स वसूलने के लिए, बाकी सारे कार्य करने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने समझौते के शीर्ष नामक एक सुझाव को बड़ी सूझबूझ के साथ, जिसके अनुसार रजाकारों को छिन्न भिन्न करके तथा हैदराबाद फौज पर अंकुश लगाना था। निजाम से चाहा गया कि वह जनमत संग्रह तथा संवैधानिक सभा के लिए निर्वाचन करवाएं और आखिरकार उनकी भारत में सम्मिलित उनको भारत में सम्मिलित होना था। जहां भारत को हैदराबाद के विदेशी मामलों को नियंत्रित करना था, वहीं इसी सौदे ने हैदराबाद को एक समानांतर सरकार स्थापित करने तथा सम्मेलन में देरी करने की अनुमति दे दी थी। सितंबर 1948 में मंत्रिमंडल की बैठक में पटेल ने निजाम के विरुद्ध शक्ति प्रयोग करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भारत के नौ गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा प्रधानमंत्री नेहरू की भी स्वीकृति पटेल ने ले ली और इसके पश्चात ऑपरेशन पोलो, ध्यान दीजिए पूछा जाता है, ऑपरेशन पोलो के अधीन हैदराबाद पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। स्वतंत्र भारत द्वारा यह पहली भव्य सैनिक कार्रवाई थी और इसके बाद हैदराबाद तथा बरारूपी नरेशी राज्य भारतीय संघ का एक भाग बन गए। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक भारतीय फौज ने हैदराबादी फौज तथा रजाकारों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें हराया। सांकेतिक रूप में निजाम को हैदराबाद के मुखिया के रूप में रखा गया। माउंटबेटन तथा नेहरू द्वारा कूटनीतिक द्वारा एकीकरण उत्पन्न करने का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य हिंसा के प्रारंभ से बचना था। पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हैदराबाद की स्वतंत्रता स्थिति को बनाए रखा गया तथा सरकार की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा और उसके बाद हैदराबाद में न हिंदू और न ही मुसलमान अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो यहाँ आपको जो ध्यान रखना है, जो याद रखना है, किस तरीके से हैदराबाद देशी रियासत को भारतीय संघ में किस प्रकार से इसका विलय किया गया। अब वहाँ के निज़ाम कौन थे, उनका नाम याद होना चाहिए। कितनी जनसंख्या थी ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे निज़ाम हमने बताया उस्मान अली खान, उस समय हैदराबाद की जो जनसंख्या थी 1,40,00,000 थी। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि आपकी एक बुक में दिया हुआ है। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, आपको बताया गया सी राजगोपालाचारी थे। प्रधानमंत्री आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन उस समय मतलब भारत की स्थिति या निगरानी देखने के लिए यहाँ पर थे ही, ठीक। और ऑपरेशन जिसके तहत हैदराबाद देशी रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया, अर्थात एक सैनिक जो कार्रवाई की गई, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो सभी लोग इसको लर्न कर लेंगे। लर्न करने के बाद अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि भारतीय संघ का किस तरीके से मतलब क्या किया गया, भारतीय संघ में विलय किया गया। किसका? हैदराबाद का। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।